नमस्कार, मैं हूं हरिकेश कुमार सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज नशा। आज विशेष चर्चा हम कुंभ पर करेंगे, क्योंकि पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में, विश्व भर में कुंभ के बारे में इस समय जबरदस्त चर्चा छिड़ी हुई है। जो कुछ भी वहां हो रहा है, ऐसा नहीं है कि वो पहली बार हो रहा है। मैं ये बता देता हूं कि 1954 में जब पहली बार आजादी के बाद शुरू हुआ था, तो उसके भगदड़ की यादें आज भी लोगों को छूती हैं। और आज ही एक लेख पढ़ रहा था श्री विभूति नारायण राय जी का। बड़ा राजीव का, बेहद हाँ। शानदार लेख था सर, बहुत शानदार लेख उनका था। जी, जी, जी। जी पढ़ा मैंने भी। जी जी 1954 में जो जमुना प्रसाद त्रिपाठी जी का पूरा विश्लेषण वो कर रहे हैं कि एसपी थे, कैसे वो बड़ा, एसएसपी थे वहाँ। जी जी, बड़े शानदार तरीके से उन्होंने जो है उसको कंट्रोल किया हुआ था। लेकिन जैसे ही घर पहुंचे तो उन्हें अपनी पत्नी से गाली सुनने को मिल गई और काफी रुदन मतलब महसूस हुआ उनको, कि वो भगदड़ हो गई और उसमें हजारों और सैकड़ों लोग, तादाद का कुछ अंदाजा नहीं है। लेकिन वो डर आज भी कुंभ में रहता है। और ये जब हम लोग इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे सर, तब भी मैं एक को बात बताना चाहता हूँ कि 1994 में मैं अपनी बूढ़ी नानी को लेकर के गया था उनको नहलाने के लिए कुंभ में। और मैं बड़ा डरा हुआ था, घर के सभी लोग डरे हुए थे कि जा तो रहे हो लेकिन व्यवस्था कैसी है, क्या है, हाँ, तुम देख लेना। क्योंकि यूनिवर्सिटी में पढ़ता था तो मुझे रास्ते मालूम थे, सब जगह मालूम है उसमें, और कैसे लेटे हुए हनुमान जी की तरफ से आगे बढ़ करके हम संगम तट की ओर हाँ। बढ़ते हैं। जी। जी, जी, तो वो जी। दृश्य आज भी मेरे जहन में रहता है। और उसी में चेन छीनने वाले कुछ ग्रुप ने जो है नानी के पीछे हाथ डाल करके उनका चेन छीन लिया था। तो ये भी होता है, क्योंकि इतना बड़ा सैलाब है, प्रशासन उसमें पूरी मुस्तैदी से लगा रहता है, बावजूद इसके छुटपुट घटनाएं होती हैं। लेकिन फिर भी हम उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार कुंभ में ऐसा कुछ नहीं होगा और बेहद शानदार तरीके से वो निपटेगा। और हर बार निपटता रहा है, सभी ने हर बार इसको इस तरीके से समापन किया है कि वो बेहतर संदेश दे करके गया है। और कुंभ हमारे ही देश में नहीं सर, मुझे लगता है कि विश्व में ये जो ठंड का मौसम आता है 25 जनवरी के बाद, आप ध्यान देंगे तो वो रशिया हो, कनाडा हो, जापान हो, हाँ, हर जगह टेम्परेचर। हाँ, हर जगह लोग बर्फीले पानी में नहाते हैं, डूबते हैं, और बहुत दृश्य आते हैं। वो कुंभ का नहीं हिस्सा होता है, लेकिन कुछ ऐसा उनका रिचुअल होता है। जैसे जापान में अभी हम सुन रहे थे कि वहां पर भी लोग ठंडे पानी में इसलिए नहाते हैं आज की डेट में, या जनवरी के प्रथम द्वितीय सप्ताह में, कि उन्हें जो है पूरे वर्ष बीमारी से निजात मिल जाएगी। तो ऐसे ऐसे कुछ कुछ पॉइंट्स हैं। लेकिन हमारे यहाँ महाकुंभ का पर्व का विश्लेषण जो मैं समझ पाता हूँ, वो इस संदर्भ में ज्यादा है कि जैसे ही हमारा मौसम परिवर्तन होता है, ये 14 जनवरी सदियों से चला आ रहा है, जिसे हम मकर संक्रांति के तौर पे देखते हैं। तो मुझे लगता है कि इसके बाद हमारे पूरे सिस्टम में, वार्षिक सिस्टम में, फागुन आएगा, पंचमी आएगी, नाग पंचमी है, फिर रक्षाबंधन है, तमाम ऐसे रिचुअल्स आते जाते हैं, रामनवमी है, फिर नवरात्रि है। और मुझे लगता है कि मौसम परिवर्तन का, ऋतु परिवर्तन का एक काल होता है जो ये मनाया जाता है। तो हम वहीं से शुरू करते हैं सर। इस कुंभ को आप अभी तक जितना देख रहे हैं, आप अपनी नजरों से क्या देख रहे हैं और क्या पा रहे हैं, थोड़ा सा वो बताइएगा, तो फिर मैं आगे बढ़ूंगा। हरकेश जी, आपको एक चीज ये बता, तो मैं भी लगभग 3 कुंभ को कवर कर चुका हूँ इससे पहले। मैं चूंकि पीटीआई में रहा, तो बराबर उसको मैं वहां गया और उसको मैंने कवर भी किया। निश्चित रूप से जो 1954 में जो घटना हुई थी, उसके बाद से कोई बड़ी घटना नहीं हुई, सारे सुरक्षा उपाय सुनिश्चित किए गए। चूंकि स्वतंत्रता के बाद था वो, संभवतः पहला कुंभ था शायद। तो उसकी वजह से लोगों को उसका अंदाज नहीं था, तो वो स्वाभाविक भी है, कोई ऐसी बात नहीं है। तमाम व्यवस्थाओं के बावजूद भी या कोशिशों के बावजूद भी, वो द्विवेदी जी के प्रयासों के बावजूद भी वो वहाँ स्टैम्पीड हो गया, जिसमें बहुत से लोग मर गए थे। लेकिन उसके बाद फिर सरकारों ने वो सुनिश्चित करना शुरू किया कि कहीं ऐसा ना हो। चीजें जैसे-जैसे चीजें आगे बढ़ती गई, वैसे-वैसे व्यवस्थाएं सुधरती गई। जहाँ तक जो आपने कहा कि स्नेचिंग की के जो है, ये तो छोटे मंदिरों में भी, और ये तो बहुत विश्व का महाकुंभ है। और मैं बता दूं, अभी गया था मैं 1 महीने भर पहले ही इलाहाबाद देखने, तो हनुमान जी के दर्शन करने गया।
तो वहाँ मेरा ही पर्स निकल गया था, जिसमें मेरे अपने सारे पासेस थे, लाइसेंस थे, मेरा प्रेस का कार्ड था, सब मुझे दोबारा बनवाने पड़े। तो ये तो खैर चीजें, इसको तो कोई सरकार या कोई चीज नहीं, अब उसमें मैं आपके पीछे चल रहा हूँ, अब कैसे उसका आकलन किया जाए कि मैं जेब कतरा हूँ, तो वो अपना काम कर देते हैं। तो वो तो छुट-पुट चीजें हैं, उसके लिए तो नहीं, और छुट-पुट चीजें और हुई भी हैं, मतलब उसके बाद, लेकिन कोई बड़ी घटना नहीं हुई। इस बार चूँकि योगी जी 2 चीजें महत्वपूर्ण हैं। एक तो चूँकि योगी जी खुद संत हैं, एक मठ के मठाधीश हैं और मुख्यमंत्री भी हैं। तो उस नाते उन्होंने वहाँ आपकी व्यवस्थाएँ तो बहुत व्यापक लेवल पर, उसका बजट भी बहुत रखा और सारी चीज़ें वहाँ, जो सड़कें थी उनको भी उन्होंने चौड़ा किया, सारी चीज़ें रहीं, इसमें कोई दो राय नहीं। लाइटिंग-वाइटिंग की व्यवस्था हमेशा अच्छी रहती थी, अब की और अच्छी कर दी उन्होंने। मतलब एक डेकोरेशन कर कह सकते हैं, लाइट की व्यवस्था तो पहले भी रहती थी, मैंने उसको देखा है, अब भी वही है, लेकिन उसको थोड़ा-सा और उन्होंने उसको बढ़ा दिया है, रोशनी की व्यवस्था और ज़्यादा अच्छी कर दी होगी। तो ये बात तो अपनी जगह पर सही है। आज जो है वो कुंभ का पहला स्नान था, मकर संक्रांति का। आज जिस ढंग से हालाँकि मैं इस बार अभी नहीं गया, बाद में जाऊँगा। तो लेकिन जो मैंने देखा टीवी पर या अन्य समाचारों में, या अपने वहाँ के लोगों से बातचीत हुई, तो बहुत बढ़िया ढंग से व्यवस्थित रूप से संपन्न हुआ। और सारे साधु संतों में भी, हमेशा साधु संतों में कहीं न कहीं जगहों को लेके, या कहीं न कहीं स्नान को पहले हम को लेके रहता था, उसको भी पीसफुली बातचीत के ज़रिए सारी चीज़ों को एक व्यवस्थित ढंग से कर लिया गया, इसमें कोई दो राय नहीं है, और नहीं, शांतिपूर्ण ढंग से पूरा स्नान निपट भी गया। बड़ा आज विशेष का चल बात रहा है है। सर। एक विशेष पॉइंट मैं ये कह रहा था सर कि जैसे 1954 में जो स्टैम्पेड हुआ, उसके जो एसएसपी थे जमुना प्रसाद त्रिपाठी जी, उसके तुरंत बाद जैसे 1965 में भी वो एसएसपी वहीं के रहे और उसकी व्यवस्था को देखे। इसका मतलब ये हुआ कि उनकी व्यवस्था में कोई समस्या नहीं थी। जहां तक भगदड़ का सवाल है सर, तो भगदड़ तो मुझे लगता है कि ऐसे 4-5 बिंदु होते हैं जिस पर अक्सर स्टैम्पेड हो जाता है। या तो कोई बड़ा संत गुजर रहा हो, जिसको देखने के लिए लोग अचानक उन्मादी हो जाए, हाँ, हाँ, है हाँ, ना? हाँ। और नहाने के लिए जैसे ही ये हो कि भाई रास्ता खुल गया, आप नहाने जा सकते हैं। तो चूंकि तादाद होती है सर 50 लाख, 70 लाख, 80 लाख, 1-1 करोड़, 1.5 करोड़, तो वो होता क्या है कि जल्दी हम नहा के वापस आ जाएं, मुझे लगता है इसकी वजह से होता है। जी, जी, तीसरा बिल्कुल। महत्वपूर्ण, हाँ, तीसरा मुझे महत्वपूर्ण लगता है कि प्रसाद वगैरह बँट रहा होता है खाने-वाने का, तो उसमें जल्दी खाना खाने की जल्दीबाजी, या खत्म ल ना हो जाए खाना हम पहुँच के ले लें। हाँ, ये ज़रूर है कि इसकी ज़िम्मेदारी स्टैम्पेड ना होने पाए, इसकी ज़िम्मेदारी थोड़ा नागरिक की भी है, लोगों की भी है कि इतनी जल्दबाज़ी ना करें जब इतने बड़े भीड़ में गए हैं आप। और हमने तो देखा है सर कि जैसे क्या होता है कि पूर्वांचल से चाहे कहीं से भी जो लोग आ रहे होते हैं, वो अपने साथ बोरियों में अनाज लेकर हाँ, के हाँ। बसों में ठुसे पड़े रहते हैं। स्तर पर रखते हैं, हाँ। हाँ, हाँ, हाँ। और जी, जी। खूब देखा है, जैसे आजमगढ़ से चलिए चाहे जौनपुर या गोरखपुर से चलिए रास्ते में, तो जी, आप जी। देखेंगे कि एक तो आपको फाफामऊ और फूलपुर साइड पे ही रोक दिया जाता है हाँ, उधर नैनी बसें। और उधर हाँ, हाँ। पूरा इलाहाबाद जो है, मैंने उस समय देखा है 89 से लेकर के, चूंकि 2000 तक हम लोग इलाहाबाद में रहे, यूनिवर्सिटी में पढ़े, तो हम लोग को जी, ये जी। आइडिया है कि पूरा इलाहाबाद 4 जिलों में बँट जाता था। धूमनगंज एक हुँ। एरिया हो जाता था, हाँ, हाँ, फाफामऊ हाँ, एक हाँ। तरफ, हाफामऊ, और हाँ, दारागंज और फूलपुर एरिया एक, तारागढ़। जी, और जी। झूसी की तरफ अलग, अलग-अलग। तो जी, जी, जी। सर वही मैं कह रहा हूँ कि जैसे स्टैम्पेड को रोकने की ज़िम्मेदारी अधिकारियों के ज़हन में ये बात होती होगी ही, क्योंकि मैंने देखा है कि बैरिकेडिंग्स भी बहुत ज़्यादा बनी रहती है। और ये बात तब के अधिकारियों के साथ मैंने देखा भी था कि कैसे संगम तट तक पहुँचने के लिए जो दूरी 3 किलोमीटर की है, उसको तब्दील करके 10 से 12 किलोमीटर के घेरे में डाइवर्ट कर दिया गया। बहुत सारे उसमें डायवर्जन बना दिए गए। तो क्या अधिकारी दिन भर इस बात पे काम करते हैं? क्या आपने ऐसा देखा है कि हाँ, कुछ ऐसी भगदड़, कुछ ऐसी चीजें ना होने पाए ताकि सुचारू रूप से ये समागम जो है लोगों का, ये निपट जाए, ठीक से हो जाए? नहीं, हरकेश जी, इस बार जो है सरकार ने एक ये बात तो कहना पड़ेगा कि सरकार ने इस बार कहीं स्टैम्पेड ना हो, या कहीं जो भीड़ है वो अनियंत्रित ना हो, आने-जाने में असुविधा ना हो, इसके लिए एक नहीं कई प्रबंध किए।
एक तो उन्होंने आपकी सड़कों को जो जिस पर ये लोग जाते हैं धर्मार्थ करने वाले यात्री लोग, तो उन लोगों के लिए सड़कें चौड़ी कर दी और दूसरे आपकी एक अच्छी व्यवस्था ये की कि जो ट्रेन से आने वाले लोग और बस से आने वाले विभिन्न क्षेत्रों से आने वाले हैं, उनके लिए एक गाइडलाइन कर दी कि ये स्टेशन ऐसे बना दिए, ये व्यवस्था कर दी है कि ये इस साइड से आएंगे, ये इस साइड से आएंगे शायद दिखाई भी दे रहा है। मुझे लगता है कि अब की उन्होंने पूरी तरीके से एक सुव्यवस्थित व्यवस्था की है और उसी का कारण है कि वो वहां से कोई बहुत पीसफुली सारे हो गए। जो आपने बात कही कि चाहे वो भोजन का अभी बदायूं में अगर ध्यान हो, उसमें कई लोगों की डेथ हो गई थी। जो एक संत थे, उसमें कई लोगों की वो स्टेमिक सिर्फ पैर छूने के लिए, जो अब मैं आपकी बात की ही पुष्टि कर रहा हूँ कि ये कारण यही बनते हैं कि उनके पैर छू लें, उनका आशीर्वाद ले लें या कहीं भीड़ हो जाती है। तो ये बात तो सही है आपकी कि ये चलता रहता है, लेकिन इस बार उन्होंने सारी व्यवस्थाएं रखी है, इसीलिए इस क्षेत्रफल को और ज्यादा बढ़ा दिया है। जी जी उसको आगे बढ़ा दिया ताकि वहां पर ज्यादा भीड़ इकट्ठी ना हो और आपकी जो टेंट हैं वो भी थोड़े अलग अलग उन्होंने लगाने की कोशिश की है, थोड़े डिस्टेंस से उन्होंने की है। जी जी तो इसलिए ये व्यवस्थाएं तो भरपूर कोशिश की है कि कहीं कोई ना हो, योगी जी ने और उसको भव्य और दिव्य बनाने का पूरा प्रयास किया है। जी जी मैं जी ये जी कह रहा था सर कि जैसे जो विजुअल मीडिया है, जो तमाम सोशल मीडिया है, उनसे उनके माध्यम से जो विजुअल्स आ रहे हैं, उनमें कहीं कहीं इस व्यवस्था में समस्या भी नजर आ रही है। मैं इस दौर ध्यान आकर्षित कर रहा हूं कि जो लोग मैदानी इलाकों में बैठे हुए हैं नहाने के इंतजार में, या सुबह का इंतजार कर रहे हैं कि अब सुबह हो तो संगम तट पे जाके नहाएंगे, तो ऐसी स्थितियों में क्या हो रहा है, मेरी आवाज सर आप तक पहुंच रही हो तो मैं लगातार जारी रखता हूं अपनी बात। तो वैसी स्थितियों में क्या है कि विजुअल जो है ऐसे आ रहे हैं कि लोग परेशान हैं कि रात भर खुले आसमान के नीचे बैठे हुए हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, जबकि सरकार ये बात दावे के साथ कह रही है कि उनके रहने खाने पीने का प्रबंध किया गया है। जबकि उनका कहना यह है कि वो जो अपने साथ भोजन लेकर आए हैं, चाहे वो खाना हो, बिस्कुट हो, जो कुछ भी हो, चाय पानी, वो अपने हिसाब से चाय खरीद रहे हैं और पी रहे हैं और रह रहे हैं। तो कहाँ पर ये चूक हो रही है कि इतने बड़े प्रबंधन के लिए आपने लोगों को निमंत्रित किया? वास्तविकता तो ये है कि हर्ष काल से समय से चला आ रहा ये कुंभ का जो मेला है या कुंभ का जो आवाहन है, ये सरकारें व्यवस्थित करती हैं, ना कि आवाहन करती हैं। ना कोई भी सरकार इसकी व्यवस्था की जिम्मेदारी लेती है, लेकिन निमंत्रण की जिम्मेदारी नहीं लेती। लेकिन ये निमंत्रित कर रहे हैं, जगह जगह पूरे विश्व भर में जाकर के किए हैं। तो ऐसी स्थितियों में जाए स्टीव जॉब्स की बीवी पत्नी भी यहाँ पर आई हुई है। मेरी बात आप शायद न सुन पाए हो, मैं फिर से दोहरा दे रहा हूँ। प्लीज प्लीज। हाँ जितनी व्यवस्था की बात या दावे किए जा रहे हैं सर, विजुअल मीडिया में बहुत सारी जगहों पे ये सब देखने को मिल रहा है कि लोग परेशान इस बात से हैं कि खुली छत के नीचे उन्हें सोना पड़ रहा है। महिलाएं हैं, बहुत सारी महिलाएं हैं, और महिलाएं ज्यादा जाती भी हैं। कुंभ में ज्यादातर महिलाएं जाती भी हैं। तो वो घरेलू महिलाएं सब आपस में बैठी हुई हैं और रात के खुले आसमान के नीचे बैठी हुई हैं। उनका कहना यह है कि खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं, ऐसा कोई खाना वाना मिल नहीं रहा है। हाँ, मेरा मानना यह है कि वो लंगर तक जा नहीं पा रही होंगी या पहुंच नहीं पा रही होंगी, तो शायद वो ये बात कह दे रही हैं कि उन्हें खाने वाने की कोई हाथ में तो ला के देगा नहीं। इतने बड़े आयोजन में ये तो तय है कि कोई भी व्यवस्था ऐसी नहीं होगी कि खाना लेकर के लोगों को पूछा जा रहा हो और दिया जा रहा हो। एक जगह होगा जहाँ पे लोग खाना खाने जाते होंगे। अब ये महिलाएं वहां नहीं जा पा रही हैं, पहुंच नहीं पा रही हैं। उनका कहना है कि पुलिस बता नहीं पा रही है रास्ता। हाँ, उसमें भी मैं ये मानता हूं कि जो हजारों पुलिस के कर्मचारी वहां तैनात होते हैं, वो अलग अलग शहरों से आते हैं, तो उन्हें खुद भी नहीं बहुत पता होता है कि रास्ते कहाँ से किधर जा रहे हैं। लेकिन क्या इसकी पूर्व कोई तैयारी नहीं हुई होती है कि अधिकारियों के साथ कोई पूर्व तैयारी हुई हो, सिपाहियों को या अधिकारियों को ये बताया गया हो जो दूसरे क्षेत्रों से आकर के वहां पर तैनात हुए हैं, उन्हें वो रास्ते पता हो या उनके पास कोई रोड मैप हो कि हाँ ये रास्ता यहाँ यहाँ जाता है, बताने के लिए यात्रियों के लिए। क्या आपने ऐसा कुछ महसूस किया? नहीं, देखिए ये हमेशा रहा है, ये कोई ऐसा नहीं है कि इस बार ही है, ये पहले भी रहा है और वैसे भी अगर हम आप भी
मतलब बकर हैं, तो कभी कभी चूंकि एक सी व्यवस्था होती है, उसमें कंफ्यूजन हो जाता है, इधर की बजाय इधर घुस गए तो पता लगे कि लंबी दूरी तय करनी पड़ जाती है और नाहक परेशान हो जाते हैं। तो ये आपने भी महसूस किया होगा और ये मैंने भी महसूस किया, तो ये तो ठीक है। और लेकिन उसके बावजूद वहां लोग रहते हैं, पुलिस वालों को ये उनसे पूछते रहते हैं, वो गाइड बताते भी रहते हैं, वरना यात्रियों से भी वहां एक दूसरे से जो जानकारी करते हैं शेयर करते रहते हैं। लेकिन ये जो बात आपने कही कि वहां ठहरने के लिए महिलाएं बाहर हैं, यूट्यूब पर ये आ रहा है, हालांकि व्यवस्थाएं तो काफी की गई हैं, या ऐसे पंडाल वगैरह लगाने की कोशिश की गई ताकि ऊपर से एक ओस और ये ठंडक का थोड़ा सा बचाव हो सके। लेकिन फिर भी चूंकि इतने लोग पहुंचते हैं, उसमें कहीं ना कहीं ये थोड़ी बहुत अव्यवस्था हो जाना एक स्वाभाविक सी प्रक्रिया है। मैं 1 मिनट रोक रहा हूँ सर, 1 मिनट रोक रहा हूँ सर। इसमें मैं ये बात जोड़ रहा हूँ आपके लिए कि होता क्या है कि सरकारें व्यवस्था करती हैं, आमंत्रित नहीं करती। पर ये पहली बार ऐसा हो रहा है, जबकि 2019 में भी ये हुआ था कि कोई आमंत्रण जैसी चीज नहीं थी, व्यवस्थित किया गया था। लेकिन ये पहली बार ऐसा है कि योगी और मोदी जी दोनों लोग आमंत्रित करने जा रहे हैं लोगों को कि आइए, जैसे लग रहा है कि ये सरकारी आयोजन है। तो सरकारी आयोजन की दृष्टि से मैं ये मानता हूं कि अगर आप पेड पंडाल कर रहे हैं, पैसे दे करके वहां रहने की व्यवस्था कर रहे हैं, तो फिर तो पैसे वाले जाएंगे। लेकिन आम जन जब बुलाया जा रहा है कि आप सब लोग आइए, तो सब लोग आइए के लिए फिर तो आपको ये समझना पड़ेगा ना कि देश की जनसंख्या कितनी बड़ी है। कोई 150 करोड़ लोग हैं और उसके 10% भी लोग आ गए तो 15 करोड़ लोग पहुंच जाएंगे। तो 15 करोड़ पहुंचेंगे तो उनकी क्या व्यवस्था आपने कर रखी है, या एक मास स्केल पर आपने टेंट बना रखा है जिसमें सैकड़ों की तादाद में लोग सोए हुए हैं, तब भी कोई बात बनती है। मैं इसकी बात की चर्चा कर रहा हूं सर। नहीं, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। आपकी ये जरूर एक अलग चीज है कि जो अपने आप में विरोधाभासी है। ये इस बात से मैं आपकी पूरी तरीके से सहमत हूं कि आपकी आमंत्रित किए गए सारे मंत्रियों को सारे राज्यों में भेजा गया और वहां जाके उनसे कहा गया कि आमंत्रित करके आइए आइए आइए, है ना। इसलिए जनता पहुंचे, ये बात से उस हिसाब से व्यवस्थाएं नहीं की गई, या उस चूंकि ये बात सही है कि अगर 10% भी ले लें तो 10-15 करोड़ पहुंच जाएंगे तो उनको कैसे व्यवस्था होगी। तो ये विशुद्ध रूप से ये सरकार का राजनीतिक पैंतरा है, या ये एक राजनीतिक लाभ लेने के लिए ये ऐसा सब किया गया कि आप आइए, आप देखिए आके, ताकि एक ये लगे। और भारतीय जनता पार्टी के लिए इसलिए ये आयोजन ज्यादा महत्वपूर्ण है कि कहीं ना कहीं परोक्ष या अपरोक्ष रूप से उसकी धार्मिक राजनीति का हिस्सा है। तो इसलिए भी वो ये एक प्रचार और प्रसार करने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ ये देखिए कितनी दिव्य, कितनी भव्य व्यवस्था कर रखी है, जैसा कि कभी नहीं रहा। ये एक संदेश देने की कोशिश की जा रही है। पिछली सरकारों के जो आयोजन थे उनको कमतर बताने की कोशिश की जा रही है। जबकि अगर आप देखें तो शंकराचार्य जी ने भी उसमें एक आपत्ति या उसमें कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़ा किया है उसमें, उसको लेके। तो ये खाली जो है राजनीतिक उपक्रम मैं मानता हूं कि जो निमंत्रित किया गया, और उस हिसाब से व्यवस्थाएं संभव ही नहीं है कि कितनी भी व्यवस्थाएं करें। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।